हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक और नई क्लास लाया हूं जिसमें हम संघ की विधायिका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम संघ की विधायिका के पहले उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सीएजी इन सभी को बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये संघ की विधायिका। इसमें दो या तीन वीडियो हो सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और आधे घंटे में सारी चीजों को डिस्कस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई भी टॉपिक छूट जाए और आपको पेपर में वो क्वेश्चन देखने को जो आप टॉपिक पढ़ के ना जा सकें। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं, भले एक दो वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा के आगे चलें। साथियों, मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि आप सभी को पता है कि अगले मंथ यानी सितंबर 13 को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 71वीं, ठीक है। तो इसके संदर्भ में हम बहुत ही जल्द पीवाईक्यू और उसके टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम फेमस कोचिंग जैसे केजीएस है, दृष्टि है, इन सभी परफेक्शन आईएएस है, इन सभी कोचिंगों के टेस्ट को डिस्कस करेंगे और 5 से 6 साल के पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी क्योंकि हम पीवाईक्यू को केवल पीवाईक्यू तरीके नहीं समझेंगे कि यहां से क्वेश्चन बने। हम पीवाईक्यू को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें आने वाले टाइम में जो हमें पेपर देना है तो हम उस तरीके से खुद प्रिपेयर कर सकें पीवाईक्यू को लगा के कि कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना जाए। तो जो पीवाईक्यू होगा हमारा, इसमें हम ये समझेंगे कौन से प्रश्न कहां से बन रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं और करंट कैसा आ रहा, उन सभी को एक विस्तृत चर्चा के माध्यम से हम प्रत्येक एक दिन आने वाले कुछ दिनों में हम लेके आएंगे। डेली एक पीवाईक्यू का वीडियो डालेंगे और पीवाईक्यू बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सभी को बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं जिसका नाम है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होता है वो हम पहले आपको समझा देते हैं। संघ की विधायिका में शामिल होता है संसद, राष्ट्रपति, क्योंकि संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो विधेयक मान्य नहीं होता, वो अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। तो और संसद की संरचना, संसद में हमारे जो है वो 3 पार्ट में होते हैं। पहला राष्ट्रपति, और कहेंगे राष्ट्रपति वहां भी बताया यहां भी, हाँ राष्ट्रपति संसद का अंग है लेकिन ये संघ की विधायिका भी है क्योंकि विधायिका काम होता है कानून बनाना और कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे। तो राष्ट्रपति हो जाएगा हमारा संसद में, लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा, प्लस राज्यसभा, यानी 3 चीजें इसमें शामिल होंगी। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। हमने समझा दिया कि संघ क्या होता है। संघ मतलब होता है भारत का केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार, यानी संघ भारत की संघ की कार्यपालिका। उस संघ के अंतर्गत कौन कौन सी होती है चीजें, संघ की विधायिका में संसद होगा और हमारा प्लस राष्ट्रपति होगा। आगे हम पढ़ेंगे संसद की संरचना। संसद की संरचना में जो संसदीय प्रणाली है हमारी भारत की, उसमें विधायिका, कार्यपालिका, पूरा समझा देते हैं इसी को। भारत की संरचना में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है कि जो भी संसद सदस्य वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ठीक है। आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका मतलब होता है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, जिसमें हमारी पूरी मंत्री परिषद
प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी समझो जो कानूनों को लागू करे, जो कानूनों को धरातल पे लाकर लागू करे कि हाँ ये कानून है, आपको इस माध्यम से कार्य करना। और विधायिका जो है वो कानून बनाती है, ठीक। विधायिका के झंडे, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है। मतलब कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, हमारी मंत्रिपरिषद है, वो विधायिका के सदस्य, मतलब सांसदों को ही मंत्री बनाकर हमारी कार्यपालिका बनाई जाती है। और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो मैंने इससे पहले टॉपिक में करा दिया था आपको, ठीक। विधायक संसद के संदर्भ में हमने करा दिया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है, कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। सारी चीजों को हमने अच्छे से डिस्कस किया था मंत्रिपरिषद वाले संदर्भ में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी संसद की संरचना के संदर्भ में पहला टॉपिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर होता है। मतलब हमारे संसद में तीन चीजें हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति है। यानी लोकसभा और राज्यसभा विधायिका को बनाएंगे और उस विधायिका को अधिनियम, सॉरी उस विधेयक को अधिनियम बनाने का कार्य करेंगे, वो करेंगे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के माध्यम से। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधेयक विधि तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब कोई भी अधिनियम तभी बनेगा या विधि तभी बनेगी जब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी कानून राष्ट्रपति साइन कर दे। अगर वो साइन नहीं करता तब वो विधि अधिनियम नहीं बनेगा। तो ये रहा हमारी संसद की संरचना। संसद की संरचना में तीन चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आगे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठता, मतलब वो किसी भी सदन में नहीं बैठेगा। लेकिन राष्ट्रपति के बिना संसद अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं है। जब तक राष्ट्रपति को इंक्लूड नहीं करोगे तब तक संसद हमारा पूर्ण नहीं है। जब क्योंकि संसद का काम क्या है, कानून बना, और कानून जब कानून बनने वाले बना लिया, उन्हें विधेयक पास कर लिए, अब विधेयक पास करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो साइन नहीं करेगा तो अधिनियम बनेगा नहीं। इसलिए बोला जाता है कि बिना राष्ट्रपति के संसद अपूर्ण है, ठीक। संसद का प्रावधान भाग 5 में, यानी जो हमारा संसद है भाग 5 अनुच्छेद आर्टिकल 79 से 122 तक है, यानी 79 से लेकर 122 आर्टिकल तक हमारे संसद का वर्णन, ठीक है। आगे भारतीय संसदीय प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली को क्योंकि ये इसलिए कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वेस्ट क्योंकि ये हमारे देश यानी वहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। हमने संसदीय व्यवस्था जो लिया है ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, क्योंकि हमने इसको ब्रिटेन से ग्रहण किया, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो इसका वर्णन क्या है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना संबंधित है, ठीक है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। यहाँ उच्च सदन से मतलब है कि यहाँ जो भी व्यक्ति होंगे वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग होंगे, ज्यादातर पढ़े लिखे। और इनका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष कैसे होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम बताएंगे अप्रत्यक्ष कैसे होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष, ठीक। यह पहली बार 1952 में स्थापित किया गया था। मतलब राज्यसभा की स्थापना लोकसभा के बाद हुई, क्योंकि संविधान सभा ही लोकसभा थी या संसद थी, ठीक। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 निश्चित की गई है संविधान में। को लिख लीजिएगा कि संविधान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा की संख्या, सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, ठीक है। वर्तमान में 200, मतलब यहाँ पे ही 5 सीटें खाली रहती है, 245 पे ही 245 सदस्य ही होते हैं वर्तमान में, 250 नहीं होते, जिसमें से 238 राज्यों, वर्तमान में 233 तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए
जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये जो है 238 और 12 कितना हो गया, 238 और 12 हो गया 250। मतलब ये टोटल दे रखा है कि जो भी सदस्य होंगे 238 प्लस 12 ये हो गया 250। मतलब 250 तो ये राज्यों और संघ का है, जो राज्य और संघ है उनका है, और ये 12 मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। परंतु 233 जो वर्तमान में है, क्योंकि हम 245 पर ही 45 सदस्य होंगे ना, 235 और प्लस 12 ये हो गया 245। तो मतलब अभी ये है, अगर 250 सदस्य हो जाएंगे तो 238 हो जाएगा, 238 हो जाएगा, लेकिन अभी 235 ही सदस्य मनोनीत सॉरी चुने जाते हैं राज्य और संघ राज क्षेत्र। आगे ये जो 12 सदस्य चुने जाएंगे, ये किसमें चुने जाएंगे, 4 क्षेत्रों से। ये जो सदस्य चुने जाएंगे, ये सदस्य चुने जाएंगे, ये 4 क्षेत्र, मतलब 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं इसको लिख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न आता है कि राज्यसभा में कितने क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत किया जाता है, सांसदों को मनोनीत किया जाता है। तो उनमें 4 क्षेत्र है, कला है, साहित्य है, समाज है, विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों को भी आपको लीजिएगा, क्योंकि इसमें दे देता है कभी कभी कला, साहित्य, समाज, विज्ञान के खेल कर दिया या समाज के खेल कर दिया, तो ऐसे घुमा देता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि कला, साहित्य, समाज और विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों के माध्यम से ही, इन 4 क्षेत्रों से ही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को, कभी कभी 12 या 10 या ऐसे दे देता है एग्जाम में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमेशा 12 सदस्य ही होंगे। ठीक है, ये रहा हमारी राज्यसभा की संरचना। अभी राज्यसभा में और भी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। राज्यसभा की सीटों पर चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कहां से आते हैं, वो राज्य की जो विधानसभा है वहां के जो एमएलए विधायक है उनको, उनके माध्यम से चुन कर जाते हैं। उनको कैसे चुना जाता है, जैसे मान लीजिए बीजेपी को लोक विधानसभा में 3 सीटें प्राप्त हैं, तो उसी आधार पर उनको राज्यसभा की, यूपी में 31 राज्यसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट है। ठीक है, 31 राज्यसभा। अब इसमें से जो 300 बीजेपी के विधायक हैं, तो मतलब कि 20 विधायक, 20 सांसद किनको दे दिए जाएंगे, किनके चुने जा सकते हैं, वो चुने जाएंगे बीजेपी के। 30 सांसद एग्जाम्पल मार रहे हैं हम, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, हम मान रहे हैं कि 20 सांसद जो चुन के आएंगे वो आएंगे बीजेपी की पार्टी से। ऐसे ही 6 मान लीजिए सपा से आ गए। ठीक, ऐसे ही दिया जाता है कि सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो सके, मतलब सभी क्षेत्र, सभी पार्टियों, मतलब सभी क्षेत्र, सभी जनता के सभी समूह, सभी क्षेत्र, सभी पार्टियों का यहाँ राज्यसभा में प्रभुत्व हो सके। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है उच्च सदन। ये हो गया। आगे राज्यसभा की सीटों के आवंटन और लेख 4थी अनुसूची, ये याद रखिएगा, राज्यसभा के सीटों का जो लेख है, सीटों का आवंटन किस आधार पे राज्यसभा के सीटों का आवंटन होगा, तो उसका उल्लेख 4थी अनुसूची में है। आधार एक ही, जो मैंने अभी बताया कि विधानसभा में जिस पार्टी को जितनी सीटें होंगी उसी आधार पर उनके इतने ही सदस्य चुन के राज्यसभा में आएंगे। ठीक, आगे राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एक तो ये मान लीजिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या से मतलब है कि क्योंकि जो विधायक होते हैं हमारे, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। तो अगर मान लीजिए बीजेपी के उतने विधायक हैं, तो उन जहां जहां से वो जीते हैं उन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उतनी जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, आगे राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, मतलब ये कभी लोकसभा की तरह विघटन का नहीं होता, ये कंटिन्यू ही चलेंगी, इसका विघटन कभी नहीं होता, बल्कि इसके सदस्य, इसके जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हैं। ये नहीं कि 5 साल बाद लोकसभा से भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो फिर से नहीं चुनाव, नहीं, इसके सदस्य 1/3 सदस्य वो हर 2 साल में, प्रत्येक 2 साल
प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य, 1/3 सदस्य फिर से चुनकर आ जाते हैं राज्यसभा में। इसीलिए इसको कहते हैं, ये नियंत्रण चलने वाली संस्था है, इसका कोई विघटन नहीं होता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक अधिनियम बनाया गया था संसद के द्वारा 1951, जिसमें चुनाव संबंधित सभी जानकारियां दी गई, क्योंकि संविधान में हर एक चीज को लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही लंबी संविधान हो जाता है, बहुत बड़ा संविधान। इसीलिए संविधान में सारी चीजों को न डाल के अधिनियमों के माध्यम से उसको उल्लेख किया गया है। तो इसी प्रकार चुनाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के बनाया गया, जिसमें चुनाव संबंधित सभी चीजों को डाल दिया गया था। ठीक है, कि आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल होगी। अभी आपने बोला, अभी बोलेंगे सर आपने बोला कि ये विघटन नहीं होता है और ये नियंत्रण चलने, हाँ ये कभी, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल तो होगा ना, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तो होगा ना 6 साल, और जब इनका 6 साल पूरा हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक, परंतु उस साल तभी नहीं होंगे जैसे इसमें दिया ना, प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1-2 वर्ष में जिनका 6 साल पूरा हो गया वो रिटायर हो गए, या किसी की डेथ हो गई तो खाली हो गए, तो ऐसी चीज वो तो तुरंत चुना जाता है। अगर किसी की खाली हो जाती है तो वो फिर से वहां जहां से इनकी सीट खाली होती है वहां से फिर चुन किया जाता है। लेकिन 1/3 सदस्य जो है ये हर साल, मतलब जो इसका 6 वर्ष पूरा हो गया, 6 वर्ष पूरा हो गया है, वो रिटायर ले लेते हैं। ठीक, हाँ ये कि फिर से निर्वाचित होके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि निर्वाचित नहीं हो सकते, दोबारा फिर निर्वाचित हो सकते हैं। राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार को कम से कम 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, जो इसकी आयु है वो 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के लिए मैंने कितनी बताई, लोकसभा के मैंने 25 वर्ष बताई, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, तो ये रहा हमारा राज्यसभा, ये रहा मेरा राज्यसभा। हमने राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी चीजें थी। ठीक, पदावधि कितनी होती है, उम्र कितनी होती है, त्यागपत्र किसको देता है, ठीक, नियंत्रण चलने वाली संस्था है। ठीक, प्रत्येक 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा राज्यसभा। अब राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। राज्यसभा में तो हमने एक पहले पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति होते जो राज्यसभा का सभापति होता है, प्रदेश सभापति होता है। ठीक, इसमें 3 तरीके से होते हैं, सभापति, उपसभापति, ठीक, ये पदाधिकारी होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक और अधिकारी होता है जो प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करता है, वो महासचिव होता है। आगे है, लेकिन अभी बता दे रहे, महासचिव होता है राज्यसभा का महासचिव। ठीक, अभी आगे इसको नोट मत करिए, आगे लिखा हुआ। ठीक, राज्यसभा का महासचिव मेन होते हैं 2, सभापति और उपसभापति। परंतु मान लीजिए ये भी उपस्थित हो तो राज्यसभा का संचालन कौन करेगा, तो 10 सदस्य एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं जिनको ये कहा जाता है, मतलब इनको चुना जाता है कि अगर इनकी उपस्थिति में ये सदन का संचालन करेंगे। ये 10 सदस्य कौन है, वरिष्ठता। सामान्यतः ऐसा कोई नियम नहीं है, वरिष्ठता का क्रम देखा जाता है। वरिष्ठता का क्रम मतलब जो सबसे बुजुर्ग हैं उनसे लेके 10 तक जो आएंगे उनको इस पैनल में शामिल कर लिया जाता है, और जब इनकी सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में ये उसका संचालन करते हैं। ठीक, आगे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हमने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी समझा था कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ही राज्यसभा के सभापति के लिए बनाया गया है। क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता है, वो केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक, राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। जैसे अभी जगदीप धनखड़ साहब जी को खुद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो वो राज्यसभा के पद से खुद हट गए, राज्यसभा के सभापति से खुद हट गए। क्योंकि उन्होंने, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति है ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को तो देता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं देता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं देते, ध्यान रखिएगा, सभापति के रूप में नहीं देता है, बल्कि उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के रूप में वो त्याग पत्र देता है, क्योंकि नियुक्ति इसकी किस पे होती है, उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के रूप में वो त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति के रूप में ही वो नियुक्त होता है। ठीक है, आगे राज्यसभा सदस्यों द्वारा इस सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। ठीक, उपसभापति जो भी बनते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति बना दिया जाता है। वैधता का क्रम हमेशा ध्यान रखिएगा, समानता तो अनिवार्य नहीं है, समानता ये बनाया जाता है कि जितनी उम्र, क्योंकि उन्हीं को उतना एक्सपीरियंस होगा ताकि वो संचालन चला सके, जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा उसी आधार पर वो कार्य कर सकेगा। आगे है सभापति। उपसभापति के अलावा एक और पदाधिकारी होता है जो राज्यसभा के महासचिव कहलाते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। ठीक, जैसे कभी एग्जाम में देते उपराष्ट्रपति द्वारा, तो ये भी सही है। अगर राज्यसभा का सभापति ना हो, उपराष्ट्रपति हो, तो ये भी सही है। और दोनों हो तो पहले ये मारिएगा तब ये मारिएगा। ठीक, यह सभापति का सदन एवं सभापति का सदन एवं सदस्यों का संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। मतलब इसका कार्य क्या है कि यह सभापति सदन एवं सदस्यों का संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। सभापति को और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके संसदीय कृत्यों क्रियाकलापों मामले में वो संबंधित सलाहकार देता है। ठीक है, यह लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का अस्थायी तथा निरपेक्ष अधिकारी होता है। मतलब इसको तभी हटाया जा सकता है जब इसकी 65 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी हो, या सॉरी, इसको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक ये नियुक्त होने के बाद ये अपना त्यागपत्र न दे दे। ठीक है, आगे राज्यसभा की शक्तियां। अब ये पढ़ लेते हैं राज्यसभा की कौन कौन शक्तियां। राज्यसभा की है साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के सामान्य शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। मतलब कि पहला तो हो गया साधारण विधेयक के संदर्भ में दो राज्यसभा को लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, एक ये होगी साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा लोकसभा को समान शक्ति प्राप्त, मतलब समान शक्ति। इसमें साधारण विधेयक, साथ से समान साथ साधारण। ठीक, इसको याद रखिएगा, साधारण विधेयक। आगे धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब अगर धन विधेयक का कोई विधेयक है, धन विधेयक के संदर्भ में कोई विधेयक आता है तो राज्यसभा की सीमित शक्तियां, वो क्या सीमित शक्तियां हम समझ लेते हैं। धन विधेयक ये तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपनी राय देनी होती है लोकसभा को। ठीक, मतलब कि अगर मान लीजिए आज 2 तारीख है तो आज राज्यसभा के पास कोई धन विधेयक आता है, धन विधेयक आता है। ठीक, अब आज से 14 दिन कब हो जाएगा, यानी 16 तारीख को राज्यसभा से विधेयक लोकसभा के पास जाना चाहिए, सभा के पास जाना चाहिए उससे। ठीक, अब आगे हम पढ़ते फिर हम समझाएंगे क्या चीज है। यदि 14 दिन में राज्यसभा इसके संदर्भ में कोई राय नहीं देता तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए ये 14 दिन के भीतर राज्यसभा नहीं भेजता है तो लोकसभा धन विधेयक को पारित मान लेगा कि राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है। ठीक, किंतु अगर राज्यसभा कोई संशोधन के तहत विधेयक को 14 दिन के पूर्व लोकसभा के पास भेज देता तो लोकसभा क्या करेगा, या तो स्वीकार कर लेगा या नहीं करेगा, स्वीकार कर लेगा या नहीं करेगा, उसकी मर्जी है वो इस चीज को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि राज्यसभा कोई संशोधन करे, हो सकता है उसी रूप में जैसा आया था वैसे ही पारित करके भेज दे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 249 के अधीन के अंतर्गत राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची अगर में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं,
हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि हम संविधान में कितनी अनुसूचियां मतलब कितनी सूचियां बनाई गई है, केंद्र राज्य में पढ़ रहे थे हम। तो 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है राज्य सूची का जिसको राज्यसभा को ये लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय हो सकता है, तो अपनी 2/3 बहुमत के माध्यम से वो उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है और उसको राज्य या संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग कर सकती है। ठीक है, अगर वो पास हो जाता है तो वो संघ सूची और राज्य समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रीय महत्व का है तो राष्ट्रीय महत्व के रूप में संघ हो जाएगा और समवर्ती सूची में किसी एक में शामिल करवा देगा। क्योंकि अगर राष्ट्रीय महत्व का राज्य सूची में रहेगा तो उसमें केंद्र कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आगे अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से, अब यहाँ फिर 2/3 बहुमत आएगा, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। मतलब अगर राज्यसभा चाहे, जैसे IAS है, IPS है और IFS है, ये तीन अखिल भारतीय सेवा, IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक, बाकी सब जितने भी IFS IRS ये सब केंद्रीय सेवाएं हैं। ठीक, सेंट्रल सर्विसेज है। तो अगर कोई, जैसे मान लीजिए इंडियन जुडिशरी सर्विस, अगर ये इसको बोल दे इंडियन जुडिशरी सर्विस, ये अखिल भारतीय सेवाएं, एनजीएसए इसी ले लाएगा अखिल भारतीय जुडिशरी, तो ये इसको इसके तहत 312 के तहत इसको अधिकार है कि वो इसको अखिल भारतीय सेवाएं घोषित कर दे। मान लीजिए जो IRS है या ISS है, नया फॉरेन सर्विस, इसको बोल दो कि अखिल भारतीय सर्विस पास करके अखिल भारतीय सर्विस है, भारतीय सर्विस है। तो कल से IRS हो जाएगा कि अखिल भारतीय सर्विस। ये बोल रहा कि 312 के तहत राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा को घोषित कर सकती है, ठीक, का गठन कर सकती है। आगे है अब लोकसभा। हमने राज्यसभा के बारे में वो जितनी चीज जरूरत थी, हाँ एक चीज और ध्यान कर लीजिएगा, ये राज्यसभा है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों को या राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब है लोकसभा। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं, मतलब कि इसमें जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे ही ज्यादातर जाएं, इसमें कोई भी चुनकर जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। इसकी अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की है। इस पे संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 राज्यों से 20 संघ राज्य क्षेत्रों से 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। किंतु 2024 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मनोनीत सदस्यों के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, जो एंग्लो इंडियन होते थे वो अब नहीं होंगे। ठीक है, आगे वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। पहले 530 समझा देता हूं आपको, नहीं तो आप लोग परेशान रहोगे। 530 प्लस 20 ये हो गए हमारे कितने संघ प्लस 2 मनोनीत, ये टोटल थे हमारे 550। प्लस 20 प्लस 2, ये होंगे कितना 552। पर हमारे यहां जो चुनाव होता है वो 545 पर होता है, 545 पर होता है। मतलब 7 सीटें नहीं है, 7 सीटें नहीं है। ठीक, चुनाव नहीं होते इससे। अब क्या है, 545 में से 2 सीटें मनोनीत वाली चली गई, 2 सीटें मनोनीत वाली, तो अब कितनी बची 545। अब इन 543 में 20 होंगे संघ राज्य क्षेत्रों से और
523 जो होंगे वो होंगे राज्यों से होंगे। मतलब कि ये आप समझ गए कि वर्तमान में कितने चुनाव होंगे। अभी जो 2024 के बाद ये होगा 2027-28 में, तो कितनी सीटों पर होगा? 200 तो 543 सीटों पर, 543 सीटों पर। ठीक, 552 तो है, ये 552 टोटल है, क्योंकि इसमें 7 सीटें छोड़ो, 543 तो निर्वाचित होते थे। अब इनमें से 2 एंग्लो इंडियन हटा देगा, 543 सीटें। ठीक, आगे लोकसभा सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके चुना जाता है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। आप तो जानते ही होंगे कि जो भी सांसद बनते हैं वो 5 साल के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक, आगे अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक, ये रहा हमारा अनुच्छेद 330। याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया है कि लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान। ठीक, मतलब हम पढ़ लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों मतलब होता है दोनों सदन के तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों, ये टाइपिंग मिस्टेक पर कई उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 जो संविधान का, वो दोनों सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है कि क्या उनके विशेषाधिकार होंगे और उनको क्या उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक, आगे संविधान के अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। संसद के पास कुछ ऐसी अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसका उल्लेख 248 में किया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा लोकसभा की ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस। अभी हम आगे और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, 105 हमने पढ़ लिया क्या होता है, और 248। एक मिनट हमें समझ दीजिएगा। संसद में एक फैक्ट याद लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। संसद में 2023 में छूट गया है। ठीक, में एक विधेयक जिसका नाम था विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया जिसके तहत लोकसभा में प्लस राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने की व्यवस्था की। ठीक, तो संसद ने 2023 में एक विधेयक पास किया। ठीक, इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में केंद्रीय दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा। ठीक, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली और पांडिचेरी
पांडिचेरी पांडिचेरी की विधानसभा में भी, ठीक। ये कौन सा संशोधन अधिनियम था? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था और 128वां संशोधन विधेयक था। दोनों में अंतर हम समझा देते हैं आपको, क्या है 106वां 128वां। दोनों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कभी। 128 से मतलब है कि अभी तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारी पहली लोकसभा बनी, उसके बाद से अभी तक जितने भी संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, जो पेश किए गए उनकी संख्या 128 है। पेश किए गए विधेयक की संख्या 128 है और 106वां जो है, इन 128 में से 106 विधेयक ही पारित हो चुके हैं। विधेयक पारित मतलब 128 में से 106 विधेयक ही पारित हो चुके हैं। मतलब कि 22 विधेयक ऐसे हैं जो पारित नहीं, वो आए तो थे संशोधन विधेयक के रूप में, लेकिन उनको पारित नहीं किया गया, इसलिए 128 और 106 ये ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आपकी कि संसद ने 2023 में एक विधेयक लाया जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक था जिसमें लोकसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य में दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाएं भी आएंगी, ठीक, सॉरी जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं भी आएंगी, वहां भी विधानसभा है, ठीक, तो वहां भी विधानसभा दिल्ली पांडिचेरी प्लस जे एंड के, ध्यान दो, सॉरी भूल गया था, जे एंड के में विधानसभा है, तो वहां पे भी ये चीजें एक सीटें आरक्षित की गई, ठीक। आगे लोकसभा सदस्य बनने है तो उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष, तो इसमें 25 वर्ष की गई है और राज्यसभा में कितनी थी? 30 वर्ष, ठीक, होनी चाहिए। यदि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी वैध मतलब जितनी भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी विधानसभा में पड़ी हुई है वोट, वैध वोट, उसमें से 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक, अर्थात जमानत खो बैठता है। जो भी हमें चुनाव लड़ने के लिए पहले डीएम ऑफिस में जाके चुनाव के संदर्भ में जो हम चुनाव की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है 15,000 रुपए, ठीक, वो 15,000 रुपए अगर आप जितने भी वोट पड़े, मान लीजिए 1 लाख वोट पड़ा है तो उसका 1/6 भाग यानी 1 लाख जो गिने गए वोट है, चाहे किसी भी सभी पार्टियों को मिला के 1 लाख वोट अगर पड़ा है तो उनमें से 1/6 भाग उस प्रत्याशी को, जितने भी प्रत्याशी हैं अगर उनको नहीं मिलता है तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक। आगे सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो लोकसभा को, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो राज्यसभा को, सभापति को। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी विधि से किया जाएगा कि स्थान की संख्या में उसे राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो या बंधु राज्यों को अलग नहीं जिनकी संख्या 60 लाख से अधिक हो, 60 लाख से कम हो, ठीक। जो लोकसभा सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, जो परिसीमन आयोग के माध्यम से किया जाता है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है कि कितनी जनसंख्या पे एक सांसद चुना जाएगा। अगर 60 लाख से कहीं भी किसी भी 60 लाख से कम, यहां लिख लीजिए कम, 60 लाख से कम जनसंख्या कहीं की है तो वहां पर सांसद नहीं बनाया जाएगा, वहां पर यानी संसदीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक। 60 लाख से अधिक ही होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिले में या 2 जिलों के क्षेत्रों को काट के एक संसदीय क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक। इसलिए प्रत्येक जिले में एक संसदीय सीट होती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पे 2-2 सीटें होगी। प्रयागराज में 2 संसदीय सीटें, ठीक। तो ये रही हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का राजस्व श्रेणी की किन स्टेट में कितनी सीटें हैं। ये थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया तो आप मिला लीजिएगा इसको।
ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक, महाराष्ट्र में इतनी है, बंगाल में इतनी है, बिहार में इतनी है, तो फिर यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल में है, तो बिहार। ये पूछा गया हुआ है, ये क्रम पूछा जाता है राज्यसभा सीटों को, लोकसभा और राज्यसभा सीटों को पूछा जाता है। ठीक, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। केरल, तो उड़ीसा, इसको हम फिर से, हम टाइपिंग में दिक्कत हो गई, हम इसको फिर से हम कल जो लाएंगे उसमें हम आपको यहाँ लिख देंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी टेंशन ना लीजिएगा, ये सारे तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक, जहां भी दिक्कत आए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, सर यहाँ पे दिक्कत आ रही, यहाँ मैं नहीं समझ आया, यहाँ आप ठीक से समझा नहीं सके, या हमें चीजें दिक्कत लगी, वो आप कमेंट में जाके बोल दिया करिए, हम वो चीज को हमेशा सुधारेंगे। ठीक है, आगे है लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा के कौन कौन से पदाधिकारी हैं? तो पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, और लोकसभा का महासचिव। जैसे राज्यसभा में 3 थे, वैसे लोकसभा में भी 3। ठीक, अब आगे हम कल यहां से शुरू करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी से। ठीक है, कभी हम ये आपको सारणी वाली चीजें दे देंगे। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जहां भी आपको कमी लगे वीडियो के संदर्भ में, वहां आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।